हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझेंगे लीगल हिस्ट्री में चार्टर ऑफ 1833 यानी 1833 के चार्टर को आज हम समझने वाले हैं। इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं वो हम आज की वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो, 1833 के चार्टर को अच्छे से समझने से पहले हम हमेशा की तरह थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। 1833 से पहले का बैकग्राउंड क्या था और क्यों इस चार्टर को लाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में कि जो 1600 का चार्टर जो सबसे पहले लाया गया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। मैंने बताया भी था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 के चार्टर से जो है वो फॉर्मेट किया गया था, मतलब उसको बनाया गया था। लेकिन उसी चार्टर के द्वारा क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के एरिया में जो ट्रेड करने के लिए, जो व्यापार करने के लिए जो मोनोपोली मिलती है, वो उस पर उसका एकाधिकार था। मतलब उस एरिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी, लंदन की कोई और दूसरी कंपनी उसमें ट्रेड नहीं कर सकती थी उस एरिया में। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किस में की गई, 1600 के चार्टर से। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है ना, हम देख भी चुके हैं 1781 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। तो इसके बाद कई सारे एक्ट आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं, हमने देखा भी है उनको एक एक वीडियोज़ में। उसके बाद क्या होता है कि 1813 का चार्टर आता है। ये चार्टर थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1833 के चार्टर को समझने से पहले। तो हम देखते हैं कि जब चार्टर आता है 1813 का, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और इस चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराने चार्टर होते हैं उसको रिन्यू किया जाता है। ठीक है ना। तो 1813 का जो चार्टर लाया जाता है वो किस लिए लाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने चार्टर को रिन्यू करने के लिए, और वो भी 20 सालों के लिए, मतलब 20 साल के लिए इसको रिन्यू किया जाता है। यानी कि 1813 का जो चार्टर आता है वो अगले 20 साल में रिन्यू होता है, मतलब कि 1833 में। तो 20 साल के लिए चार्टर का नवीनीकरण किया जाता है, और जो ब्रिटिश व्यापारी होते हैं, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स होते हैं, उनको इसकी अनुमति मिलती है, किस चीज़ की, ट्रेड करने की। तो 1813 का चार्टर था, उससे ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी उस एरिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। किस एरिया में, जहाँ पर पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी। अभी मैंने बताया ना कि 1600 के चार्टर से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडीज़ में, यानी इंडिया की साइड में। लेकिन उसके बाद जब 1813 का चार्टर आता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1600 के चार्टर से जो अनुमति सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, अब 1813 के चार्टर से वो अनुमति दूसरे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, जो दूसरे ब्रिटिशर्स जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको भी अब उस एरिया में क्या होता है कि ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए गए हैं, जैसे कि उन्हें चाइना के साथ ट्रेड करने पर रोक लगा दी गई थी कि वो चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते। और जो चाय का व्यापार होता है, जैसे कि टी है ना, टी मतलब चाय, तो यहाँ पे चाय का ट्रेड पर भी उनके रोक लगा दी कि वो दो चीज़ों का यहाँ पे उन पर रेस्ट्रिक्शन था। एक तो वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकते, और दूसरा वो चाय का व्यापार नहीं कर सकते थे जो दूसरे अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे दूसरे जो अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक। तो 1813 के चार्टर से एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए राइट मिल जाता है। ठीक है ना, 20 साल के लिए वो चार्टर जो था वो मतलब रिन्यू हो जाता है ट्रेड करने का। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी अब ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है उस एरिया में जहाँ पर पहले सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड कर रही थी। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब कैसे इस चार्टर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी गई थी, इस चीज़ को हम देखेंगे। कैसे उसकी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, देखो जैसे 1813 में एक चार्टर आता है और उसका 20 साल के बाद उसको रिन्यू किया जाता है। 20 साल बैठते हैं 1833 में। तो अब ये जो रिन्यू किया जा रहा है, इस चार्टर को जो रिन्यू किया गया है, इसमें क्या नए नए प्रोविजंस थे वो हम समझेंगे।
1833 के चार्टर को समझने के लिए हमने पहले बैकग्राउंड समझा है और अब बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यानी कि अब हम समझेंगे इसके मेन प्रोविजंस, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 1833 का जो चार्टर है इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं, साथ ही हम इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको कई नामों से पुकारा जाता है, बट अभी हम इसके सिर्फ मेन प्रोविज़न देखेंगे। तो इस एक्ट में क्या होता है कि सबसे पहला जो प्रोविज़न था वो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को इससे समाप्त कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब केवल एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकती थी इंडिया की उस टेरिटरी पे जहाँ पे उसका कब्जा था, जहाँ जहाँ पर उसका रूल था, वहाँ पर वो क्या करती थी, सिर्फ प्रशासन का काम चला सकती थी। बट अब उसकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, जो उसके कमर्शियल राइट्स थे, वो ख़त्म कर दिए गए थे इस एक्ट के द्वारा या इस चार्टर के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि पहले सारे काम करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी वही देख रही थी, सारे कमर्शियल काम भी वही कर रही थी, लेकिन इसके बाद कमर्शियल काम को ख़त्म कर दिया गया और वो क्या करती थी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का सबसे जो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रह गई है बन के, सिर्फ एक ब्रिटिश क्राउन की एजेंट की तरह से, ठीक है ना। तो सिर्फ वो ब्रिटिश क्राउन, सीधा प्रशासन यहाँ पे किसका हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का। तो यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एजेंट की तरह काम कर रही थी ब्रिटिश क्राउन के, इस एक्ट या चार्टर के आने के बाद। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। अब देखो इसका जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था कि इस एक्ट ने या इस चार्टर ने इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज रूप देने के लिए, मतलब उसको केंद्रीकृत करने के लिए, देखो केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि जब सारी पावर एक ही एंटिटी में, एक ही संस्था में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो जब सारी की सारी पावर ब्रिटिश प्रशासन के हाथ में चली गई, मतलब जो ब्रिटिश प्रशासन हो रहा था इंडिया की टेरिटरी पे, वो सारा प्रशासन किसके पास चला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यानी इससे पहले क्या कहा जाता था, इससे पहले अगर कोई गवर्नर जनरल बनता था तो उसे कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका दूसरा प्रोविजन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स की जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो भी उनकी विधायी शक्तियाँ थी, उन्हें गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम क्या कह जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अलावा अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि मद्रास और बॉम्बे की अपनी अपनी विधान परिषद होती थी, मतलब उनकी अपनी अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो होती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत, इस चार्टर के तहत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको इंडिया की एकमात्र लेजिस्लेटिव संस्था बना दिया गया। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि ब्रिटिश भारत में एक समान कानून प्रणाली को लागू किया जाए, ठीक। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नर जनरल को क्या क्या दिया गया, गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दे दी गई। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, तो उसको कई सारी पावर्स दे दी गई, जैसे उसको सिविल मिलिट्री पावर दे दी गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें पहले 4 मेंबर होते थे, जैसे हमने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से कम करके 3 कर दिया गया था। तो पहले 4 मेंबर होते थे, फिर उनको 3 किया गया। अब क्या हो गया, फिर से इस एक्ट से उनकी संख्या 4 कर दी गई। लेकिन ये 4 मेंबर में एक लॉ मेंबर होता था, यानी कि जो विधि सदस्य होता था, और इसके पास जो होती थी वो पावर होती थी लेकिन थोड़ी लिमिटेड होती थी, क्योंकि वो जो लॉ मेंबर होता था वो सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा भारतीयों के लिए रोज़गार के अवसर लाए गए। तो ये जो आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा ये था कि इसके द्वारा भारतीयों को भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको रोज़गार के अवसर मिले। और इंडिया में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो कहीं पर भी उसका जन्म स्थान हो, इस चीज़ के बिना उनको सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का अवसर मिला, ठीक है ना। और इस प्रोविज़न को ब्रिटिश अधिकारियों ने लागू नहीं किया था और भारतीयों के उच्च पदों से इससे पहले क्या होता था कि उनको वंचित रखा गया था। तो यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि भारतीयों के लिए रोज़गार के अवसर खुल गए इस चार्टर के बाद। इसके बाद आता है विधि आयोग का गठन। अब देखो विधि आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। जो विधि आयोग था, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसका फॉर्मेशन किया गया और उस फर्स्ट लॉ कमीशन, पहले विधि आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए वो लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया, ठीक। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे उनको पहले जो पहला
विधि आयोग बना तो उसका फर्स्ट चेयरमैन उन्हीं को बनाया गया। और फर्स्ट लॉ कमीशन से पहले क्या होता था, मतलब पहले तो लॉ कमीशन होता नहीं था, इसके बाद ही बना था। और बहुत सारे इस लॉ कमीशन के द्वारा ही, जो पहला हमारे यहाँ पे विधि आयोग बना था, उसके द्वारा ही बहुत सारे क्रिमिनल लॉज भी और पीनल लॉज भी बनाए गए थे। ताकि इससे पहले देखो बहुत सारे, हालांकि देश में बहुत सारे क्रिमिनल लॉज भी थे, पीनल लॉज भी थे, बट वो सिस्टमैटिक वे में नहीं थे, है ना। मतलब ऐसे ही सब कुछ उथला हुआ था एक तरीके से आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था उसके द्वारा बहुत सारे पीनल लॉज भी बनाए गए थे। तो उसके बाद ही क्या होता है कि 1860 में जो पहले हमारे पीनल लॉज चले आ रहे थे, जो क्रिमिनल लॉ चले आ रहे थे, उनको एक सिस्टमैटिक वे में लाने के लिए 1860 में फर्स्ट लॉ कमीशन के को ही एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। और यहाँ पर क्या होता है, इंडियन पीनल कोड का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ये विधि आयोग का गठन किया गया। इसके बाद इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई गई, मतलब स्लेवरी को एंडेड किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्लेवरी जो पूरे ब्रिटेन में थी और उस टाइम पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उनका पोजेशन था, वहाँ पर स्लेवरी को इससे ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसको कई नामों से जाना जाता है 1833 के एक्ट से, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं 1833, साथ ही इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, सेंट हेलेना एक्ट इसको क्यों बोलते हैं, तो सेंट हेलेना एक्ट जो है वो बेसिकली, सेंट हेलेना जो था वो एक आइसलैंड था उस टाइम पे, और इस एक्ट ने इस आइलैंड से रिलेटेड भी इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे, और इसीलिए हम इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सेंट हेलेना पर पहले पुर्तगीज़ का रूल होता था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनका रूल ख़त्म करके उनका रूल यहाँ पर होने लगा, तो इसलिए इसको हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। जैसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे वहाँ पे जो कमर्शियल राइट्स थे उनके वो ख़त्म कर दिए थे, और जो प्रशासन चलाता था ब्रिटिश क्राउन चलाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस 1833 के चार्टर के। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।